Today we are going to begin chapter probability distribution in your maths part 2 in 11th standard. We have seen topic probability, and I think in your school also you have studied as an introductory topic probability का, जिसका आपने पहली बार शायद कंसेप्ट समझा हो. Then in 11th standard we saw again the probability topic, but there was an extension to this school level portion, whatever the, और school level का भी repetition था, more or less you can say like that. मतलब one can say that in 11th, right from beginning you have studied probability. Now for probability is a vast subject. Actually ये पूरा एक subject matter है, एक चैप्टर के तौर पे पढ़ना वो एक लिमिटेड बात हो जाती है, बट एज अ कंसेप्ट प्रोबेबिलिटी दिस इज अ होल सब्जेक्ट मैटर, और उसको हम टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं कि भाई इतने पार्ट को एक चैप्टर मान के चल लिया, या एक इसको ये आपने 10th में किया, इसको आपने 11th में किया, या अभी आप 12th में पढ़ने वाले हो, कुछ और कंसेप्ट उसके साथ जुड़े हुए हैं. ठीक है, प्रोबेबिलिटी एक हमारा पूरा एरिया है, एक पूरा सब्जेक्ट मैटर है. नाउ टुडे I will be talking little bit about the previous knowledge, that is in the 11th standard जो आपने पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा मैं ब्रीफ रिवीजन लूंगा, क्योंकि कुछ कंसेप्ट में कुछ टर्म्स या कुछ टर्मिनोलॉजी जो प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड है वो आपके दिमाग में दोबारा से रिफ्रेश होनी जरूरी है. एंड नो डाउट हमें हमारे 12th के रिलेटेड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आना ही आना है, बट मेरा अप्रोच थोड़ा इस तरह से रहेगा कि मैं डायरेक्ट टॉपिक पे नहीं जाऊंगा, थोड़ा आप लोगों को ब्रीफली मैं रिवीजन लूंगा ताकि आप थोड़ा टॉपिक से वापस, इसको बोलते हैं ना, वार्म अप हो जाना जरूरी है. एक वार्म अप के तौर पे आपको ये आज मैं सेशन जो ले रहा हूं, इन दैट वी आर गोइंग टू हैव सम बेसिक टर्मिनोलॉजी once again, which will be very much helpful to understand the further things. नो डाउट मैं डायरेक्टली चालू कर ही सकता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है 11th में आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है और आपने ये सब चीज को गो थ्रू किया हुआ है. सो आई शुड नॉट वेस्ट द टाइम फॉर मेकिंग इट अगेन इन फ्रंट ऑफ यू. मगर क्या है, थोड़ा तुम्हारे को भी रिफ्रेश हो जाना जरूरी है. दोबारा एक बार हो जाएगा तो उसमें कोई, और आप उल्टे का उल्टे का आपका बेसिक मजबूत और बन जाएगा तो आपको आगे सोचना समझना आपके लिए आसान हो जाएगा ना. ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी का एक बेसिक मतलब है, इट इज अ
chance, or it is a kind of prediction कि भाई कुछ होना या कुछ नहीं होना या कुछ घटना होने की कोई हम चांस, कितने परसेंट चांस है, ऐसा हम बोलते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में कि भाई बजट आने वाला है, बजट में टैक्स का परसेंटेज बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये सब हम सोचते हुए उसकी प्रोबेबिलिटी को ऐसे ही हम एस्टिमेट कर लेते हैं कि नहीं भाई, लगता है 90% चांस है कि ये टाइम टैक्स नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि एक तो साल अपना इतना लॉकडाउन में गया है, तो फाइनेंस मिनिस्टर विल गिव सम रिलीफ ऑन द ग्राउंड ऑफ द टैक्स पॉलिसी कि भाई लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ा के या ज़्यादा करके कोई मतलब नहीं है। मतलब ये एक हमारा डे टू डे लाइफ में भी सोचने में हम प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल बेसिकली कर लेते हैं, और हम ज्यादातर करके परसेंटेज में बोलना पसंद करते हैं। बाकी प्रोबेबिलिटी जो है इट इज एक्सप्रेस्ड इन रिलेटिव टर्म्स और इन परसेंटेज। तो परसेंटेज हमको ज्यादा हम बोलना पसंद कर लेते हैं, क्योंकि हमारे को ज्यादा उससे एक आइडिया मिलती रहती है, तो हम परसेंटेज का उपयोग ज्यादा कर लेते हैं। But we always used to represent it in relative terms when we have calculation of any such probability. When we come to the mathematical part, calculation part, we always used to make it in relative sense. तो probability को हम एक प्रकार से हम बोलते हैं एस्टिमेट कर रहे हैं, कुछ होना नहीं होना उसके बारे में कुछ प्रिडिक्शन हो रहा है, उसके हिसाब से हम बोलते हैं उसका चांस कितना है। ये हम अलग अलग शब्द का उपयोग करते हैं इन अवर डे टू डे लाइफ ऑल्सो। नाउ सर्टेन terms what we are going to involve, important terms you can say, कि ऐसे कौन से टर्म्स को हम ध्यान में रखेंगे कि जिसको हम स्टडी के टाइम यूज करने पे उसका डायरेक्ट मीनिंग समझ सकते हैं। जैसे मैंने आगे भी एक आध दो चैप्टर में बोला था कि भी कोई भी चैप्टर हो, उसके टर्मिनोलॉजी को, उसके कंसेप्ट को हमें पहले समझना है, तो वो हम पूरा चैप्टर या पूरा सब्जेक्ट समझने को कैपेबल हो जाते हैं। जैसे क्रिकेट के गेम में आप बोलते हैं वाइड बॉल, नो बॉल, ये सब बोलते हैं ना, तो जब तक हमको ये पता नहीं है वाइड बॉल का मीनिंग क्या लिया जाता है, उसका शब्द का मीनिंग ही नहीं पता रहेगा, तो कोई भी बोले तो आपको कोई समझेगा ही नहीं कि क्या बोल रहे हैं। तो ये ऐसी सेम बात है कि जब भी कोई चैप्टर कंसेप्ट का आप स्टडी करोगे, उसके बेसिक टर्म्स, स्पेशल टर्म्स के बारे में अपने को जानकारी होनी जरूरी रहेगी, सो दैट वी कैन हैव प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट इन द टॉपिक। तो भाई साहब, नेक्स्ट मैं जो टर्म के ऊपर आ रहा हूँ उसके अंदर सबसे पहला टर्म मुझे आपके सामने पेश करना है, दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट आप लोग सभी लोग लिखते जाएंगे, ये मैं बार बार बोलना नहीं है मुझे, simultaneously you can understand it whatever the explanation I'm giving, and I also give notes in brief manner so that at a glance also you can afterward go through it properly
तो रैंडम एक्सपेरिमेंट, इसमें शब्द आता है एक्सपेरिमेंट. इट इज एक्चुअली नथिंग बट एनी एक्शन, any action, or sometimes we also says act, any action or act which gives one or more result. एक या एक से ज्यादा रिजल्ट हमें मिले, ऐसे कोई एक्शन से हम जब बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट. इज कॉल्ड और रैंडम एक्सपेरिमेंट. समझ में आ रहा है? इसका दूसरा नाम है ट्रायल और ट्रायल. यू कैन राइट रैंडम एक्सपेरिमेंट और ट्रायल. Full stop. Each result of the experiment is called an outcome, is called an outcome of the experiment. जो भी एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, मैं एग्जांपल भी दूंगा, डोंट वरी. जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें से जो भी हमको रिजल्ट मिलता है, एक एक रिजल्ट, जितना भी रिजल्ट हमको मिल पा रहा है, सभी रिजल्ट को हम बेसिकली बोल लेते हैं आउटकम. क्या बोलते हैं हम? आउटकम. अब हम सेकेंड टर्म में आते हैं. मैं एग्जाम्पल ऐसा लूंगा जिसमें सब टर्म को मैं एक्सप्लेन कर लूंगा. एग्जाम्पल से ही आपको रेफर हो सकता है प्रॉपरली उसका मीनिंग. बट टेक्निकली मीनिंग अपने को टर्म वाइज भी सोचना जरूरी है. जैसे जैसे हम टर्म्स को रेफर करते हैं उसका मीनिंग थियोरेटिकली भी समझना जरूरी है. नेक्स्ट टर्म इज सैंपल स्पेस. ऑल ऑफ यू वुड बी नोइंग सैंपल स्पेस. थोड़ा सैंपल स्पेस मतलब क्या, कोई बताएगा मुझे? व्हाट डू यू मीन बाय सैंपल स्पेस? नोबडी? किसी को पता नहीं सैंपल स्पेस? आप लोगों के पास आपका 11th का भी नोट्स आपको काम में आ जाना है इसमें. तो मैं बोलता हूँ जो मैंने लिखाया है, एवरीथिंग यू विल गेट. देयर इज अ बेसिक पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए मैं ही बता देता हूँ. सैंपल स्पेस का मतलब क्या निकालेंगे हम? यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट. ओके. एक आपने सेट के पॉइंट ऑफ व्यू बोला, वो बात सही है, लेकिन इसका प्रोबेबिलिटी में कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसके आधार पे सैंपल स्पेस को आपको स्पेसिफिकली बताना है. क्योंकि सैंपल स्पेस ये प्रोबेबिलिटी का एक शब्द है बोलने के लिए. प्रोबेबिलिटी चैप्टर के अंदर हमने इसको इंट्रोड्यूस किया हुआ है, देख लो. डोमेन. सॉरी, हाँ एक यूनिवर्सल सेट है, ये बात सही है, लेकिन उसको हम इक्वल टू यूनिवर्सल सेट ऐसा बोल रहा है, लेकिन इसको हम प्रोबेबिलिटी के माहौल में क्या एक्सप्लेनेशन करेंगे. देखो, द सेट ऑफ
all possible outcome, the set of all possible outcomes, or you may say results, पॉसिबल जितने रिजल्ट्स हैं, जितने आउटकम होते हैं ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, हमने जो एक्सपेरिमेंट किया उससे जितने भी टोटल पॉसिबल आउटकम हमको मिलेंगे, दोज आउटकम्स आर कॉल्ड एज सैंपल स्पेस. And this is a sample space which is written in terms of सेट. सेट के प्रेजेंटेशन में हम उसको लिखते हैं, इसलिए इसको हम यूनिवर्सल सेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि टोटल ऑल द टोटल पॉसिबल आउटकम्स, सभी के सभी आउटकम को वो इंक्लूड कर लेता है. एंड एज यू नो इन यूनिवर्सल सेट ऑल्सो यू हैव टू राइट ऑल द possible elements. So this is what's the similarity what you can compare as a universal set, but this is a universal set regarding the total possible outcomes when an experiment is done. एक्सपेरिमेंट होने पर जितने भी टोटल आउटकम मिल सकते हैं वो सभी के सभी आउटकम को हम एक सेट में लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस. इट इज डिनोटेड बाय a set S. सेट S करके हम उसको डिनोट करते हैं. इसके अंदर फाइनाइट इनफाइनाइट इस हिसाब से नंबर ऑफ एलिमेंट हो सकते हैं. देयर में बी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स और यू मे हैव समटाइम्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू. सो when I take an example, में दो चीज स्पेसिफाई करूंगा. एक तो पहला एक्सपेरिमेंट पहले मैं दूंगा और उसके आधार पर मैं सैंपल स्पेस लिखूंगा. नंबर 1, tossing a coin. ये एक एक्सपेरिमेंट हो गया भाई साहब, और अब इसका मैं सैंपल स्पेस लिखूंगा बाय सेट, यूजिंग अ सेट. तो कोई भी कॉइन टॉस करने पर हमको क्या क्या मिल सकता है टोटल आउटकम की आप एक लिस्ट बना दीजिए. तो कि मुझे हेड भी मिल सकता है, टेल भी मिल सकता है, दैट्स इट. मिलेगा क्या उस पे मेरे को अभी नहीं आना है भाई साहब. कितने टोटल पॉइंट हमको, ऑब्जर्वेशंस हमको, आउटकम्स हमको मिल सकते हैं उसके बारे में बात है. सेकंड एग्जांपल लीजिए. टू कॉइन्स आर टॉस्ड. टू कॉइन्स आर टॉस्ड. भाई साहब दो कॉइन टॉस किया, ये भी एक एक्सपेरिमेंट हो गया. एंड इन एनी केस एक्सपेरिमेंट जो भी हम लिखेंगे उसका सैंपल स्पेस होता ही है. तो जब दो कॉइन टॉस हो रहा है तो दो आउटकम्स हमको एक साथ मिलने की हिसाब हमको लिखना है ऑल टुगेदर. we can get in both the coins head, we can get in on both the coins tails, and we may get one head one tail or one tail one head. Means the first coin shows head, second coin shows tail, or first coin shows tail, second coin may show
हेड। तो ये हो गया कॉइन के बारे में। इसमें ऐसा 3 कॉइन्स टॉस्ड भी आ सकता है आपको पूछने में, वगैरह वगैरह। आपको मालूम है एक्सपेरिमेंट को अब आप अलग अलग एग्जाम्पल को मैं लेके पेश कर रहा हूं। देन वन मोर एग्जाम्पल अबाउट a die is thrown. A die is thrown. A die is thrown is what? It is our experiment. It is our experiment. Whereas for that experiment, we are going to write sample space. ये क्या हो सकता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। डाई सांप सीढ़ी में वगैरह में, लूडो में वगैरह में आपने देखा है, सांप सीढ़ी में डाई थ्रो करते हैं गेम में। तो डाई में कोई भी आपका आउटकम आ सकता है, बट कितने टोटल आउटकम में से आ सकता है? तो वो ये रहा, देखो, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स शोन एज इन द सेट। And one more example. Drawing a card from a pack of 52 cards. ये भी आपको एग्जाम्पल तो सुना सुना सा लगेगा। हमने एक कार्ड निकाला 52 कार्ड में से, ड्रॉ किया मतलब उसमें से हमने निकाला। सो वी हैव ड्रॉन अ कार्ड फ्रॉम 52 कार्ड्स। तो भाई साहब यहाँ पे हम लोगों ने सैंपल स्पेस किस तरह से स्पेसिफाई करना है जरा ध्यान रखो। इसमें मैं डायरेक्टली सेट के फॉर्म में काउंट करके नहीं निकाल के ले सकता, बिकॉज हियर कैन एनीबडी टेल हाउ टू फाइंड इट्स सैंपल स्पेस? कृति, क्रिश, सर सैंपल स्पेस तो 52 ही आएगा ना? सैंपल स्पेस 52 आएगा, आई अग्रीड, बट कैसे फाइंड आउट होगा? 13 club, 13 spade. अच्छा, अभी मेरे को ये बताओ कृति, ये अ कार्ड बोला है मतलब एक कार्ड ड्रॉ हो रहा है ना? हाँ चल इसकी जगह पे पहले ये देख ले, ड्राइंग सर कॉम्बिनेशन में जाएगा ना? और 1 3 52 कॉम्बिनेशन में जाए। वेरी गुड सैंपल स्तुति, वेरी गुड। बस ये एक्सपेक्टेड था मुझे। मेरा ये पूरा करने दो। स्तुति ने जवाब बराबर दिया है, कॉम्बिनेशन यूज करना है, बट क्या करेंगे वो मेरे को बताएगी बाद में। रुको, ड्राइंग 2 कार्ड्स बोल दिया फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। कृति, अब मैंने 2 कार्ड बोल दिया, तो तूने ऊपर के केस में, फोर्थ एग्जांपल में, और कार्ड के हिसाब से 52 कार्ड के हिसाब से 52 सैंपल स्पेस आएगा, ये बात बोल दिया, राइट तो है आंसर। हाउ डू वी गेट दैट? क्योंकि जब 2 कार्ड ड्रॉ होगा तभी 52 आंसर नहीं रहेगा, आई एम श्योर। इतना बात मेरा बैठता है कि 2 कार्ड ड्रॉ होगा तो 52 सैंपल स्पेस नहीं रहेगा। हाँ हाँ, तो फिर ये इस केस में आप फिर क्या करोगे? उधर तो 52 आपने बोल दिया, चलो बिंदास, क्योंकि एक ही कार्ड ड्रॉ होना था और उसके बाद हिसाब से बात चल गई। बट जैसे 2 कार्ड ड्रॉ करने बोल दिए हैं, 3 कार्ड ड्रॉ करने को बोल दिए हुए हैं,
तो क्या करने का, तो स्तुति ने जो बताया दैट इज अ प्रॉपर आंसर, दैट वी आर गोइंग टू यूज अ कॉम्बिनेशन एज यू studied in your 11th standard, permutation and combination. I hope all of you have some memory or that past knowledge, जितना भी मुझे जरूरी लग रहा है मैं इन्वॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कहीं ना कहीं आगे इसको आपको इस्तेमाल करने को है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया में डिस्कस कर रहा हूँ। तो कॉम्बिनेशन क्या था? कॉम्बिनेशन वाज अ कंसेप्ट रिगार्डिंग सिलेक्शन। तो कॉम्बिनेशन पे मैं थोड़ा चर्चे पे आ जाता हूँ, क्योंकि तुमको इसके ऊपर का वो लिखना है भाई। कॉम्बिनेशन बीच में मैं कॉम्बिनेशन को ला रहा हूँ। कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन, सिलेक्शन of r number of objects out of total n number of objects, राइट है। तो ये जब हम कॉम्बिनेशन के ऊपर चर्चा में आते हैं, तो कॉम्बिनेशन का आपको एक भाई साहब फॉर्मूला होता था। कैन यू टेल मी NCR एज अ कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है, उसका किस तरह से मीनिंग समझने का? क्योंकि ऊपर n लिखा है दैट इज और योर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और नीचे r लिखा है, उसको हम समझेंगे जितने सब्जेक्ट को हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है। एंड दिस इज द वे वी आर राइटिंग इन NCR, दिस इज व्हाट द पैटर्न इन विच वी यूज टू रिप्रेजेंट इट। सो अबाउट कॉम्बिनेशन व्हेन वी एक्सपांड, चलिए इसको एक्सपांड करने का एक फॉर्मूला होता था, व्हाट इज दैट? कैन एनीबडी टेल? भाई साहब याद रहे वो, थोड़ा इतना तो हमें एक्सपेक्टेशन रहता ही है कि मेन मेन मुद्दे को, और मैं बोला भी हूँ कि प्रोबेबिलिटी, मैंने 11 में भी बोला है कि प्रोबेबिलिटी टॉपिक आगे चल के तुमको कंटिन्यूएशन में आ रहा है, आने वाला है, इवन इन द डेरिवेटिव पार्ट, इन द सम इम्पोर्टेंट फंक्शन, जैसे चैप्टर हमने देखा सेट रिलेशन फंक्शन, उसमें भी हमने बताया कि देर आर सर्टेन थिंग्स which are much important, as it will be there in continuation in the further chapters you will be studying at 12th. तो ये सब पॉइंट्स थोड़े बहुत तुम्हारे को तभी से ध्यान में रखते हुए उसको ज़्यादा जोर देना है याद रखने के लिए। चलिए किसी को याद है तो बताओ, नहीं तो मैं बात आगे बढ़ाता हूँ। n सर मुझे factorial याद है। upon r factorial upon n factorial minus r bracket factorial n into r minus r the factorial. whole factorial. ओके, दिया रिपीट। n factorial upon r factorial bracket में n minus a r then factorial. और किसने बताया था? इज इट द सेम? क्योंकि दोनों लोग मैंने साथ, बताया था। हाँ, और साथ में बोल रहे थे तो मेरे को सुनने में ज्यादा हाँ नहीं आया। सेम है कृति? हाँ सर सेम है। अब ये इससे आपको और एक नया बात दिख रहा है, फैक्टोरियल क्या है जी, है ना? फैक्टोरियल नोटेशन इससे आपने देखा था। तो फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है जी? मैं साइड में और इम्पोर्टेंटली एक फैक्टोरियल नोटेशन बीच में, ये आपका फैक्टोरियल नोटेशन जैसे आप एक्सक्लेमेशन साइन करते हो ना, वो होता है। तो जैसे मैंने 5 फैक्टोरियल बोल देना है, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 टिल 1 तक उसको लेके जाना है खींच के। जैसे मैं बोल दिया आपको 3 फैक्टोरियल, तो 3 इंटू 2 इंटू 1। अब दोबारा देखो, मैं जो 5 फैक्टोरियल है उसको मैं लिखूं, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 इंटू, अब ये तो 3 टू 1 है, वही 3 टू 1 इधर भी है, उसके जगह पे मैं 3 फैक्टोरियल इंसर्ट कर सकता हूँ कि नहीं? So I can stop my expansion of a factorial notation at any point. Means I am expanding 5 into 4 into 3 into 5 into 4 into 3 into 2 फैक्टोरियल पे मैं भी अटक सकता हूँ, या मैं टिल 1 तक लेके भी जा सकता हूँ। क्लियरली मैं ऐसा एक्सपेंशन
एज पर द रिक्वायरमेंट कर सकता हूँ, बट बेसिकली पूरा एक्सपेंशन क्या होता है वो भी मैंने दिखाया, और आधा आधा अधूरा रुक जाना है वो तो भी हम इधर रुक सकते हैं जैसे मैंने बताया. So this is what the way in which this combination is going to be expanded, and this is a formula NCR factorial. NCR का जो formula है. अब आइए आप मेरे वापस उसमें, हे पैक ऑफ 52 कार्ड में से मैंने एक कार्ड ड्रा किया, टोटल कितने कार्ड, उसमें से कितना कार्ड ड्रा हुआ, so it is going to be 52C1 and 52C1. बोले तो 52 डायरेक्टली बोल सकते हैं हम भाई साहब, बल्कि वो फॉर्मूला से आया है. आई डोंट माइंड बाय यूजिंग फॉर्मूला आल्सो यू कैन ऑब्टेन, बट कुछ चीज को हम डायरेक्टली लेते हैं क्योंकि नीचे 1 है ना, उससे उससे कोई उसका. अच्छा, इसका एक शॉर्टकट मीनिंग एक्सपेंशन भी होता था, मैंने इसका एग्जांपल बताना है, एग्जांपल बता देना. एक समझ लो मैं लेता हूँ ये 6C3 लेता हूँ, ठीक है ना, तो इसका एक्सपेंशन फॉर्मूला से क्या हो जाना है, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 3 फैक्टोरियल. ये उसका एक्चुअल एक्सपेंशन इस तरह से फॉर्मूला के द्वारा हो जाना है. And when I am going to calculate it, 6 factorial I can find out as 6 into 5 into 4 into 3 factorial. तो मैं रुकूंगा 3 factorial into one more 3 factorial, and this 3 factorial is going to be cancelled. एक 3 factorial को मैं expand करूंगा तो नीचे डिनोमिनेटर में this is going to be 3 into 2 into 1, and this is 3 2 are 6 is going to be cancelled, and 5 4 are 20 is your answer. What is the same thing I'm going to say 6C3 का shortcut expansion. किसी को पता है शॉर्टकट एक्सपेंशन कैसे होता था? ये तो मैंने फॉर्मूला से एक्सपांड करके एग्जांपल को दिखा दिया. कैन यू टेल मी हाउ डू वी एक्सपांड विदाउट फॉर्मूला एज ए शॉर्टकट मेथड? है किसी को आइडिया? क्रिश, बोलो. किसी को भी सर हम लोग सिर्फ 6 को 3 तक ही 3 फैक्टोरियल तक ही मल्टीप्लाई करेंगे. तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, लिखाओ. 6 into 5 into 4. दैट्स इट. हाँ सर. तो क्या इतना ही था. तो क्या आंसर तुम्हारा ये 20 आता है क्या? तुमको जो एक्सपेंशन फॉर्मूला से मिलता है वो तो 20 मिला. तो ये शॉर्टकट एक्सपेंशन से भी तो आंसर तो सेम मिलना चाहिए ना भाई. श्रुति थोड़ा तो क्लोज है, थोड़ा तो मिस कर रही है कुछ. ये तूने जो बताया इट इज पार्टली करेक्ट बट नॉट फुल्ली करेक्ट. रिया तुमको पता है क्या? रिया आई नहीं है. विधि, सर आई थिंक डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल होगा. डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल होगा. ओके, इट इज डिवाइडेड. में बोल ही देता हूँ अभी 3 2 1. एक्चुअली यू शुड नॉट टेल 3 फैक्टोरियल, बाकी वादा नहीं 3 फैक्टोरियल बोलने में. 3 को भी 1 तक एक्सपांड करते हुए हमको जाना है. ओके, नाउ इट इज प्रॉपर. श्रुति कृति दिख रहा है बराबर? हाँ सर. फाइन. तो ये शॉर्टकट एक्सपेंशन आपके सामने मैंने रखा है, जिसको अपन वापस से कैंसिल करके आंसर वही लेके आएंगे. देख लो, आंसर वही आना चाहिए. आई मीन टू से दिस वाज द शॉर्टकट एक्सपेंशन. शायद कभी आपको काम में लग जाएगा, इसलिए मैं ये सब आगे जो किया हुआ है रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको कन्वीनियंट हो व्हाइल सॉल्विंग द मेन क्वेश्चन. ये सब छोटी छोटी जरूरतें हैं जिसको बोलते हैं ना. तो ये हो गया तुम्हारा 52 में से एक कार्ड ड्रॉ करने के लिए 52C1 लिखने का स्टाइल. और 52C1 मतलब 52. एक्चुअली आपको एग्जांपल के तौर पे ये भी मैं बता देता हूँ
समझो मैं 6C1 बोलता हूँ तो आंसर डायरेक्टली 6 लिख सकते हैं क्योंकि नीचे 1 है ना। बट ये कैसे आया हुआ है, तो फॉर्मूला से आप देखोगे तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 1 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 6 इंटू 5 फैक्टोरियल पे मैं रुकूंगा और नीचे मेरे को 1 फैक्टोरियल तो 1 ही आता है और 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 1 दैट इज 5 फैक्टोरियल इज गोइंग टू बी कैंसल्ड, फाइनली 6 आता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट डाउन करने वाली बातें ये रहती है कि 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1 है और NC1 is going to be n itself. Likewise, some standard conclusions you can draw out of this. हाँ, इसका भी लिस्ट आपको मिल जाएगा जो आप लोगों ने FIEC में बराबर से उसको लिखा हुआ है, आपको एक समरी जैसा मिल जाना है। तो बाकी फॉर्मूला जिंदाबाद, कहीं भी कुछ कंफ्यूजन है तो फॉर्मूला से एक्सपांड करके देखेंगे, आंसर पक्का उसका वो आना ही आना है। तो इंपॉर्टेंटली हियर वापस मैं आता हूँ एग्जांपल में। सो ड्राइंग अ कार्ड वाला जो मेरा सैंपल स्पेस ढूंढने का जो बात था, उसमें मुझे ये जो एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, इट कैन नॉट बी काउंटिंग, इट कैन नॉट बी इन काउंटेबल इन नेचर कि जैसे हमने ये टॉसिंग अ कॉइन, थ्रोइंग अ डाई वाला एग्जांपल में से काउंटिंग करके लिया। भाई एक सैंपल स्पेस के अंदर जो एलिमेंट है सेट में हम लिख के बता पा रहे हैं, यहाँ पे ऐसा बता नहीं पाएंगे। But here we can have direct answer about that sample space, how much way in which we can draw a card. तो उसी तरह से 2 कार्ड्स जब हम ड्रॉ करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या आ जाना है जी, 52C2 and that is nothing but 52 into 50। मैं शॉर्टकट एक्सपेंशन से जाऊंगा, 2 into 1, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 26 into 51। मुझे एक्सपांड करने मतलब मेरे को मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है, ऐसे मैं लिख के छोड़ रहा हूँ। Whatever the answer will be there, that is the sample space. अब इसी में मैं एक बात बता दे रहा हूँ, सैंपल स्पेस के बाद तीसरा नंबर लिखो, बीच में कॉम्बिनेशन का पूरा लिखा ना सब लोगों ने बराबर से, कंसेप्ट मैंने रिपीट करा है। थर्ड थिंग आई एम राइटिंग सैंपल पॉइंट, सैंपल पॉइंट। सैंपल पॉइंट का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। जितने भी सैंपल स्पेस में एलिमेंट होंगे उसके उसमें सैंपल पॉइंट है, ऐसा हम बोलते हैं। एक्चुअली जब भी हम सेट लिखते हैं ना, सेट थियरी के अंदर जब भी हम सेट में कोई भी चीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसके अंदर जो एलिमेंट लिखा जाता है वो उसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब एक एक उसके एलिमेंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं ब्रैकेट में। whereas in the probability when we write a sample space, then that sample space again a set, एक सेट ही है, तो उसके अंदर के जो एलिमेंट होंगे उसको हम स्पेसिफिक नाम देते हैं सैंपल पॉइंट। तो जैसे कि ऊपर के एग्जांपल में हमने देखा कि भाई सैंपल स्पेस हमने एक लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 है ना। मैं एक्सपेरिमेंट अभी रिपीट नहीं कर रहा हूँ, बट वी आर जस्ट कंसिडरिंग द सैंपल स्पेस। तो इसमें कितने एलिमेंट है, 6। तो उसको लिखने का मेथड इस तरह से है, n of s, n करके ब्रैकेट करने का, n of s इज इक्वल्स टू 6। बस वो काउंट कर लेने का कितने एलिमेंट है, दैट्स इट, खत्म हो गई बात। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच वी आर रिप्रेजेंटिंग लाइक दिस, तो ये हो गया। अभी देखो दूसरा एक एग्जांपल में मैंने लिया था जिसमें अभी हमने देखा कि सैंपल स्पेस 52 आया। अब इधर अपने को सैंपल स्पेस 52 आया, इधर कोई हमारा सेट नहीं आया था, लेकिन इधर सेट नहीं था तो भी टोटल जो आफ्टरवर्ड्स आंसर आया तुम्हारा वही n of s कंसीडर होगा। देयरफॉर इट इज टू बी कंसीडर्ड n of s as 52 ओनली। समझ में आ रहा है ये सब एग्जांपल, खाली सैंपल पॉइंट जानने के लिए ये ऐसा n करके हम लिखते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये n of ऐसा लिखा हुआ, क्योंकि इसकी जरूरत प्रोबेबिलिटी में हमको पढ़ने वाली है। लेकिन n of s लाया कभी हम, जब भी सैंपल स्पेस स्पेसिफाई हुआ, तो सैंपल स्पेस का रोल उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक सैंपल स्पेस नहीं जानकारी मिलेगी, नंबर ऑफ
सैंपल पॉइंट्स का भी इंफॉर्मेशन हमको नहीं मिलेगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ। सैंपल पॉइंट के बाद अब हम बातें करते हैं इवेंट के बारे में। इवेंट के बारे में मैं चर्चा करूंगा क्योंकि इवेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेटिंग द प्रोबेबिलिटी। इवेंट का मतलब क्या है पहले हम लोग समझेंगे। एनी specific possibility, any possibility out of sample space, out of sample space मतलब क्या? Total number All of false. possibility। तो कि कोई एक पॉसिबिलिटी बताओ या उस हिसाब से कोई स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी पे हम बातें करेंगे, किसमें से? जो कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी के अंदर से। इसलिए हम बोलते हैं इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। जब हम सेट की भाषा से बात करते हैं ना तो हम बोलते हैं इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। एंड इवेंट्स आर रिटर्न by capital letters such as A, B, C, etc. ये सब स्पेसिफिक हमारे को मालूम है कि ये इवेंट भी एक प्रकार से बोल दिया कि इवेंट इज अ सबसेट। ये लैंग्वेज जो सेट की थियोरी की मैं जो यूज कर रहा हूँ, इवेंट के बारे में भी मैंने बोल दिया इट इज अ सबसेट, मतलब वो एक प्रकार से है तो सेट ही ना। तो लिखे भी जाना है जब उसको, तो हम लिखने में कैपिटल लेटर को, अल्फाबेट को यूज करेंगे। Whereas the sample space was also written in set form, तो उसके लिए भी हमने S लेटर यूज किया है कैपिटल। बट S को छोड़ के बाकी के जितने भी लेटर्स आपको यूज करने मिल रहे हैं, वी आर गोइंग टू यूज इट फॉर द इवेंट्स। जितने भी इवेंट्स हैं आप अजम्पशन उसके हिसाब से लेटर को करके ले सकते हैं। ये सब बातें आपको मालूम है, लेकिन ये थोड़ा बहुत आपका रिविजन जैसे बोलते हैं ना, ब्रशअप हो रहा है। तो इवेंट आपको क्वेश्चन में मेंशन किया होगा, और वो इवेंट किसके बेसिस पे सोचना है? तो कि उसके सैंपल स्पेस के बेसिस पे हमको सोचना है, सैंपल स्पेस के बेसिस पे, क्योंकि मैंने बोल दिया इट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। तो इवेंट जो निकलेगी वो उस सैंपल स्पेस में से ही निकलेगी, और इसी कारण से सैंपल स्पेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और सैंपल स्पेस मिलने के लिए मेरे को मालूम पड़ना चाहिए मेरे लिए एक्सपेरिमेंट मुझे क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? तो देखो एक के बाद एक ये हम जिसको बोलते हैं बात आपके सामने पेश हो रही है, वन आफ्टर अनदर, एक के ऊपर एक से एक डिपेंड कर रहे हैं कि ये कंसेप्ट, ये टर्मिनोलॉजीज। और इवेंट को हम ऐसे एक्सप्लेन जैसा मीनिंग वाइज उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इवेंट की मतलब इस तरह से क्या लिया जाएगा, क्योंकि इवेंट मीन्स something to happen, something to happen, कुछ होना। अब मैं एग्जांपल से बातें करूं, फॉर एग्जांपल a die is thrown, find event of getting even number। पहले तो मैंने आपसे स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट, अ डाई इज थ्रोन। ये स्टेटमेंट पूरा मैंने लिखा आपके सामने, उस पे से ये समझ में आना चाहिए कि हमने एक डाई थ्रो किया है।
coincident event. Yes. So fourth terminology I took event. Uh, so I had explained that any possibility out of sample space out of sample space that is total number of possibilities, and importantly it is we called therefore is a subset of sample space. Therefore event is a subset of sample space. Event is written by capital letters A, B, C, etc. अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं और उसमें मैंने लिखा था कि जैसे कि आगे भी हमने एक्सपेरिमेंट्स देखे उसके पॉइंट ऑफ व्यू, अ डाई इज थ्रोन, अ डाई इज थ्रोन, फाइंड द event for getting event even numbers. इवन नंबर्स इसमें से आप लोग को ढूंढ के बताना है, वो हमारी इवेंट है। तो पहले तो मैं सैंपल स्पेस डाई थ्रो किया है, इसके हिसाब से 1 2 3 4 5 6 बोलूंगा, मतलब नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स आर 6, whereas I am going to assume let A be the event. For getting even number, so A करके मैंने assume कर लेना है event that is going to be for even number. तो even number कौन से हैं 2 4 6, तो ये हो गया तुम्हारा इवेंट। जो इवेंट ए हमने अज्यूम किया ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर सैंपल स्पेस, एंड दिस सैंपल स्पेस उसी का एक हिस्सा है। देख लो ये इवेंट, इसके सैंपल पॉइंट्स जो आप देख रहे हैं 2 4 6 इज अ पार्ट ऑफ योर सैंपल स्पेस। तो ये है एक इवेंट का एग्जाम्पल। मैं ज़्यादा डेप्थ में एग्जाम्पल्स में नहीं जा रहा हूँ, मैं थोड़ा बहुत ऊपर से कंसेप्ट को ही रिवाइज करवा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल में देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमको यहाँ देखने मिलेगी। एज गुड एज द चैप्टर यू हैव स्टडीड इन 11th स्टैंडर्ड, यही पूरा हो जाता है। बट लिटिल बिट मुझे डायरेक्टली आपको मेन टॉपिक पे भी पहुँचना है, तो मैं जितना इम्पोर्टेंट पार्ट मुझे दिखाना लगेगा वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। तो ये इवेंट की मैंने बात कर ली, इसके मीनिंग को मैंने एक्सप्लेन किया, उसके एग्जाम्पल को मैंने देखा। अब अलग अलग टाइप्स के इवेंट होते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ इवेंट। तो जितने भी इवेंट्स के टाइप्स में हम ध्यान में लेते हैं, जैसे कि
खास करके मेन इंपॉर्टेंट इवेंट को मैं ज़्यादा डिस्कस करूंगा. फर्स्ट वन इज नल इवेंट. है ना, ज़्यादा डिस्कशन में वही इवेंट के बारे में मैं रखूंगा जिसके अंदर इम्पोर्टेंस अपने को ज़्यादा है और जो समझने वाला पॉइंट मुद्दा हमारे सामने रहेगा. Null event means you can also say as impossible event. It is impossible event. तो जो हम इवेंट सोच ही नहीं सकते हैं, जो इवेंट पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे इवेंट को हम इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे. डिनोटेड बाय नल सेट का नोटेशन भी यहाँ यूज हो सकता है. नल सेट मतलब ही एक प्रकार से हम बोल सकते हैं इवेंट उसमें जो कोई भी एलिमेंट नहीं हो. जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे बोल दूं, इन थ्रोइंग और डाई, जैसे कि एग्जांपल के अंदर हम बोलते हैं नंबर गेटिंग मोर देन 6, तो ये पॉसिबल नहीं है. मोर देन 6 को कोई नंबर आता ही नहीं है डाई के ऊपर, तो वो पॉसिबल नहीं है. सो दिस इज एन एग्जांपल यू कैन शो फॉर नल इवेंट. सेकेंड आई कैन शो एज अ सिंपल इवेंट. सिंपल इवेंट का मतलब ये भी है कि जिसके अंदर ओनली वन सैंपल पॉइंट हमको मिलता है. इवेंट हैविंग ओनली वन सैंपल पॉइंट, उसको हम सिंपल इवेंट बोलते हैं. जैसे कि उसी एग्जांपल की हम बात करें, इन throwing a die we can have example as in throwing a die number getting multiple of 5. So multiple of 5 itself only one 5 number, एक ही नंबर उसके अंदर होता है which is going to be your simple event. समझ में आ रहा है? देन वेरी इंपॉर्टेंटली हम आगे बढ़ते हुए कंपाउंड इवेंट्स के सेगमेंट पे आते हैं. कंपाउंड इवेंट का क्या मतलब है? कंपाउंड इवेंट मतलब या तो दो से ज्यादा इवेंट को हम एक साथ कंसीडर करते हैं. सो वी कंसीडर joint occurrence of two or more events. अब इसमें बहुत सारी कैटेगरी है. जॉइंट ऑकरेंस बोल दिया मतलब इसमें हम और भी उसके कैटेगरीज को डिस्क्लोज कर सकते हैं. जैसे कि ए हमने बोलना है यूनियन ऑफ इवेंट्स. यूनियन ऑफ इवेंट का मतलब है कि दो, जबकि आपके साथ जो दो इवेंट की हम चर्चा कर रहे हैं, लेट मी कंसीडर इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, assumed
on the same sample space. Assume on the same sample space S. Then A union B is an event that either A or B or both takes place. अब होता क्या है, ऐसे एक मैं डायग्राम बनाता हूं आपके सामने जिसको आप इजीली समझ सकते हैं. This is your sample space, as you told earlier also. This is a universal set. ये है इवेंट ए, ये है इवेंट बी. और जब हम ए यूनियन बी बोलते हैं तो ये पूरा शेडेड पार्ट जो मैं कर रहा हूँ, दैट शेडेड पार्ट इज गोइंग टू कम एज अ ए यूनियन बी. ऑल ऑफ यू कैन प्रॉपरली रिकॉग्नाइज ये जो शेडेड पार्ट है, दिस इज कॉल्ड ए यूनियन बी. तो शेडेड पार्ट क्या शो हो रहा है, आइदर माय वैल्यू इज गोइंग टू बी here, therefore it may be in A set, either my point will be at B set, or it may be the set where both is going to happen, both common. ये common दिख रहा है आपको, ये common जो है common to both A and B. A and B के लिए दोनों के लिए common है वो, और इसीलिए उसको बोला जाता है A intersection B. ये आएगा नेक्स्ट इंटरसेक्शन की बात पे मैं आ रहा हूँ. So simple to say that A union B means what? A और B और both. या तो वो A में रहेगा, या तो वो ऑब्जर्वेशन B में रहेगा, या तो वो दोनों में रहेगा. दोनों में इन द सेंस मिडल, बीच का जो कॉमन है, कॉमन टू बोथ. सो इसको हम बोलते हैं यूनियन ऑफ इवेंट्स. नेक्स्ट जो इसी में से मुझे लेना था, डायग्राम में मैंने बता ही दिया, ए इंटरसेक्शन बी, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ. अच्छा, एक और बात बता देता हूँ. ए मेरे को ये नोटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू, ए यूनियन बी तुमने ये लिखा ना यूनियन के पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये ए यूनियन बी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी. नोटेशन है, आई एम श्योर आपको नोटेशन को अलग अलग ढंग से लिखने में या मालूम पड़ना चाहिए कि क्या अपना इंटेंशन था. ए यूनियन बी मतलब सब ये जो शेडेड एरिया मिला के आया है वो. सेकंड, इंटरसेक्शन, intersection of events. Intersection, if A and B are two events, of the sample space S, then A intersection B is the event that both A and B are take place. और वैसे both A and B are going to take place together. No need to have a diagram separately, because in earlier diagram I have shown A intersection B in that particular concept. तो ये हो गया इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट. इवेंट के अंदर ऐसे दो इवेंट, क्योंकि अभी हम मल्टीपल एक साथ देखो कंपाउंड इवेंट की बात कर रहे हैं. कंपाउंड जैसे मालूम है ना, लॉजिक में कंपाउंड स्टेटमेंट होता था, राइट कृति? तो उसमें हमने क्या कंपाउंड स्टेटमेंट बोला, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कंपाउंड इवेंट. सो ओनली देयर इज अ डिफरेंस ऑफ अवर कंसेप्ट. कंपाउंड वर्ड का मीनिंग कॉमन है, आपको सबको पता होना चाहिए. नाउ नेक्स्ट वन इज exhaustive events.
एग्जॉस्ट, व्हाट डू यू मीन बाय एग्जॉस्ट? एग्जॉस्ट हो जाना, हम बोलते हैं ना अभी भी कंप्लीटली वी आर एग्जॉस्टेड। कभी भी हम कोई फिजिकल काम कर रहे हैं या मेंटल काम कर रहे हैं, थक जाना, एक प्रकार से ऐसा मीनिंग बोलते हैं हम मेडिकल टर्म में, या आप उस फिजिकल उसके अंदर बोलने के लिए एग्जॉस्ट वर्ड का उपयोग उस तरह से करते हो। यहाँ पे एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्ट का मीनिंग क्या लेंगे? ओके, जब भी ए यूनियन बी करूंगा और मैं यो ए यूनियन बी करके मैं देखूंगा कि मुझे क्या एलिमेंट मिलता है, द सेम एलिमेंट्स आई एम गेटिंग एज इन द सैंपल स्पेस, देन आई विल से if A union B is equals to S, then A and B are exhaustive events। इसका मतलब ये हो गया कि A और B के सभी मिलके एलिमेंट इसमें चले गए हैं, सैंपल स्पेस में दिख रहे हैं, चले गए हैं, मतलब कंप्लीटली। हम जैसे बोलते हैं कि भाई हमारे को अभी हम एग्जॉस्ट हो गए, मतलब हमारे में अभी कुछ रहा ही नहीं, बचा ही नहीं, ताकत ही नहीं है, अभी कुछ नहीं कर सकते हम। उसी तरह से इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हम सैंपल स्पेस में देख सकते हैं, मतलब वो टोटली उस तरह से एग्जॉस्ट हुआ है। बोलने के लिए है, मगर मैथमेटिकली सेट के हिसाब से हम उसको एग्जॉस्ट वर्ड में किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं ये आपको समझना है। इसका एक एग्जाम्पल आपको अच्छा लगेगा देखना, यही जो मैंने एग्जाम्पल लिया सैंपल स्पेस का 1 2 3 4 5 6 a die is thrown के point of view, and in this example if I say A is an event of getting even number, and let me consider the B event as of getting odd number, getting even number as an event assumed, and getting odd number. So while considering both these events A and B, when we find A union B, तो आप दोनों इवेंट को यूनियन करके लिखेंगे तो इट इज गोइंग टू बी 1 2 3 4 5 6 and the same set I am getting as my sample space. So what happened? A union B is equals to sample space, and as a result, if this is going to be happen, this both events A and B is called as exhaustive events. Exhaustive events. Coming to the fourth point, mutually exclusive events. Mutually exclusive events. समझ लीजिए A और B इवेंट के बीच कॉमन कुछ नहीं होता है, मतलब दिस इज गोइंग टू बी अ नल सेट, नथिंग इज कॉमन। मैंने जो डायग्राम बताया उसमें कोई कॉमन मिलेगा ही नहीं आपको। ए सेट और बी सेट ऐसा है कि उसके अंदर कोई कॉमन है ही नहीं। सेम एग्जांपल इफ आई टेक प्रीवियसली, ए सेट मैंने लिखना है इवन नंबर के हिसाब से मैंने लिखा हुआ था, तो मैं लिखता हूँ 2 4 6, and B set I'm taking the odd numbers, they are 3 1 3 5. So in both this set, if I find a common element, it is going to be a null set, and as it is going to be a null set, A and B are called as mutually exclusive. मेरे को ये दोनों देखो डायग्राम में भी मैं दोनों सेट दिखाया हूं, उसमें कोई कॉमन दिख ही नहीं रहा है, nothing is commonly we can see there appears, nothing. Now very importantly ये दोनों इवेंट आपने देख लिया। Now I am moving to the next particular
event, next particular event, that is equally likely event. Take down. Equally likely events. हम डायरेक्टली एग्जाम्पल से बात करते हैं. इक्वली लाइकली इवेंट, for an unbiased coin, for an unbiased die, for an unbiased, unbiased का मतलब तो सब लोग समझते होंगे, without any biases, means mistakes. An unbiased die, all 6 points are equally likely to appear on the uppermost faces, uppermost face. स्टूडेंट ये बहुत इजी है, खाली अपने को एग्जांपल से समझना था कि जितने भी सैंपल पॉइंट्स होंगे, लेट मी हैव सैंपल पॉइंट्स इन फ्रंट ऑफ यू, जैसे कि डाई थ्रो वाले बात है तो 1 2 3 4 5 6, यस यू नो. अब आप बोलेंगे 1 का प्रोबेबिलिटी जो भी आएगा उतना ही प्रोबेबिलिटी 2 के लिए है, उतना ही प्रोबेबिलिटी 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, मतलब एक एक सैंपल पॉइंट. So I would improvise this meaning. For each sample points, the probability is going to be same. Hence, they are called as equally likely event. समझ में आया? मैंने इम्प्रोवाइज किया अपने मीनिंग को उसके हिसाब से कि इस तरह से इक्वली लाइकली इवेंट को हम ट्रीट करते हैं. इक्वली लाइकली इवेंट को हम ट्रीट करते हैं. स्टूडेंट्स, कुछ बातें हमने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट के पॉइंट ऑफ व्यू भी समझी थी. डिपेंडेंट इवेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट. सबसे पहले हम इंडिपेंडेंट इवेंट को देखते हैं. जैसे कि समझ लो 2 या तो 2 से ज्यादा इवेंट्स हैं हमारे पास. लेट्स से 2 or more than 2 or more events are said to be independent when the outcome of
one does not affect each other. मेरे को किसी से कुछ लेना देना नहीं, तो मैं इंडिपेंडेंट हो गया कि नहीं भाई? क्रिश, मेरे को किसी के भी मेरे को कोई लेना ही देना नहीं है, तो मैं इंडिपेंडेंट हूँ भाई। हाँ सर। तो उसी तरह से जो इवेंट की हम चर्चा करेंगे, जो इंडिपेंडेंट तभी बोला जाएगा जब भी उन लोगों के आउटकम को लेके हम बात ये कर रहे कि किसी भी दूसरी इवेंट से उसको लेना देना नहीं है। कोई भी प्रोबेबिलिटी समझ लो, ए की प्रोबेबिलिटी बी के प्रोबेबिलिटी से उसको लेना देना नहीं है, तो ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट है। ऐसे ही एक दूसरे से किसी को भी एक दूसरे के साथ लेना देना नहीं है, तो ऑल द इवेंट्स आर गोइंग टू बी सेड एज इंडिपेंडेंट। किसी को भी किसी के साथ मैंने बोल दिया, सब इवेंट आ गई ना। अब उसका अपोजिट है डिपेंडेंट इवेंट भाई जी। इधर लिखने दो, हैंस इवेंट्स आर कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट। बट हाँ, इसका अपोजिट बात कर दो कि भाई हाँ, बी के होने का, बी इवेंट का होना ए को अफेक्ट करेगा, या ए होने के ऊपर से बी का इवेंट अफेक्ट हो रहा है। तो ये सीधी बात है कि एक दूसरे में जब भी किसी से किसी का लेना देना रहेगा, तो वो एक दूसरे को हम बोलेंगे डिपेंडेंट है भाई। जैसे कि मैं दो इवेंट ऐसी बता दूं, एक थियोरेटिकल एग्जांपल देता हूं, मतलब उसके आपको सोच के भी पता कर सकते कि भाई हाँ, उसका अफेक्ट उसके ऊपर रहेगा। कि भाई मैंने 11 में भी दिया था, मैं एक खास इजी एग्जांपल देते रहता हूं, किसी को याद है तो बोल सकते हैं। चलिए, तो होता ये है कि जब हम बारिश की सीजन में देखते, कभी कभी कॉलेज में अपने को छुट्टी दे देते, बहुत ज्यादा बारिश हो जाता है, पानी भर जाना है, और 2 रात से एकदम मतलब कंटिन्यूअस 2 दिन से बारिश चल रही है, तो सडनली कॉलेज में हमको छुट्टी का माहौल मिल जाता है, अनाउंसमेंट हो जाता है, गवर्नमेंट का भी अनाउंसमेंट हो जाता है, कभी कभी न्यूज में आने लगता है। सो इट हैपेंस दैट व्हेन college is going to give you a holiday based on the probability that there will be a heavy rainfall. So what exactly here these two events I am specifying, that the probability that the students will get a holiday, what is the probability, what is the exact chance for getting holiday, and that depends on the chance of heavy rainfall. आई एम श्योर आपको समझा ये दो इवेंट, मतलब दो इवेंट कैसी हो गई, क्योंकि एक इवेंट दूसरे इवेंट के ऊपर डिपेंड कर रही है। हॉलीडे वाली इवेंट है ना, जो वो हैवी रेनफॉल की इवेंट पे डिपेंड कर रही है। तो इस तरह की दो इवेंट की जब हम बातें करेंगे, तो ऐसा हम महसूस करेंगे कि ये डिपेंडेंट इवेंट है, और ऐसी दो इवेंट की चर्चा नहीं होगी, दो इवेंट की चर्चा नहीं होगी। तेरे को बेस्ट एग्जांपल देता हूं, तेरे इकोनॉमिक्स में तूने डिमांड पढ़ा है, तेरा मुझे जवाब देना, डिमांड इज अफेक्टिंग बाय विच फैक्टर्स जी? नोबडी नोज। डिमांड कौन से फैक्टर पे से असर करती है? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, ले सीधा क्वेश्चन बोल दिया तेरे को, कोई नहीं बताएगा। प्राइस। चलो एक बोल दिया तूने, प्राइस।
बस एक ही? income, taste, Income. habits, passion, एक बोलो, मुझे सुनने में आवे। Income. इनकम, नेक्स्ट, taste, habits, passion, ठीक है। पैशन, टेस्ट, जो भी बोला, हैबिट एक्सेट्रा। नेक्स्ट, बस? कृति इतने ही है क्या? Necessity. नेसेसिटी, ठीक है। और कुछ? अरे गवर्नमेंट का पॉलिसी एक्सेट्रा, ऐसा चलना। बहुत सारे रीजन है, मेरे को टाइम पास नहीं। अच्छा, इसको बोलता हूँ मैं ए, इसको बोलता हूँ बी, इसको बोलता हूँ सी, इसको बोलता हूँ डी, इसको बोलता हूँ ई, इसको बोलता हूँ एफ। ऐसे बहुत सारे रीजन है। तो मेरे को बताओ, कल को डिमांड बढ़ेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी? Sub. सब पे ना भाई। तो देख, अब मेरा डायग्राम देख इधर। देख, पूरे डिमांड के अंदर मैंने इसके रीजंस को बांट दिया। I mean to say that is this the demand is going to have some type of changes, that the probability is going to have whatever, but that depends on the various factors which we have specified. So ऐसा जरूरी नहीं है कि ए फैक्टर का असर उसमें 10% भी हो सकता है, या बी फैक्टर का असर उसमें 2% ही हो सकता है। मेजर फैक्टर 10% मैं बोल रहा हूं, जो इसके प्राइस का फैक्टर रहता है, जो डिमांड को असर ज्यादातर करता है। वो मेरे को थियोरिटी पे नहीं जाना है, मेरा एंगल क्या था यहाँ समझाने के ऊपर? डिपेंडेंट इवेंट। क्या था? डिपेंडेंट इवेंट। ये 11th में एग्जांपल मैं इसलिए नहीं ले सकता था क्योंकि 11th में तुमने डिमांड एनालिसिस नहीं किया हुआ था। Whereas I think in the 12th this is appropriate example to understand कि the various events are affecting it, and therefore demand is depending on these various factors, and therefore event of having some change in the demand is depending largely on these various factors, contributed by these various factors। ठीक है, तो ये मैंने एक इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट इवेंट का बात कर दिया हुआ है। और एक बात और इसके आधार पे मैं करके मैं बात को थोड़ा समाप्त करने के ऊपर आ रहा हूँ। बात थी ये मेरी इवेंट नंबर जो भी चल रहा है, मेन नंबर 4, इवेंट नंबर कितना पे आया हूँ मैं? 6 हो गया, 7th पे आता हूँ। चलो जो भी नंबर है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। देखो भाई, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या? ये ए है तो बाहर वाले हैं ए डैश, ए कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब ऐसे तो बोलने का मतलब हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं फ्री मिलता है, ऐसा बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट्री। ये अदिति नया नया खुला था ना, तो स्टार्टिंग में उन लोग ने ऐसा रखा था स्कीम कि पापड़ फ्री मिलेगा। पापड़ जो भी मतलब जो कस्टमर आएगा होटल में खाने को, उसको पापड़ फ्री मिलेगा। कॉम्प्लीमेंट मतलब पापड़ का कोई चार्ज नहीं है, समझ रहा है? वो कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग अपने को उस ढंग से यहाँ नहीं लेना है, या प्रोबेबिलिटी के सेंस में लेना है। तो क्या भाई, ए और ए
कॉम्प्लीमेंट ए में जो जितने भी एलिमेंट्स होंगे, समझ लो ए में है एलिमेंट 1 3 5, तो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 2 4 6, बिकॉज सैंपल स्पेस पूरा है 1 2 3 4 5 6। तो जो बचे हुए हैं जो ए के अंदर नहीं है मगर ए के बाकी के, तो ए में तो जो आ गए 1 3 5, तो बाकी के बचे हैं जो 2 4 6 इज गोइंग टू बी सेड एज ए कॉम्प्लीमेंट। समझ आ रहा है? तो उसके तौर पे हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को सोच सकते हैं, जैसे पूरे क्लास में हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू, कि भाई बॉयज का कॉम्प्लीमेंट तो कि गर्ल्स, गर्ल्स के लिए कॉम्प्लीमेंट बोले तो बॉयज, बिकॉज गर्ल्स एंड बॉयज बोथ टुगेदर आर कंप्राइजिंग अ होल क्लास। एंड सेम वे हियर द सैंपल स्पेस टोटल मिला के जो है वो हमको मिलता है ए एंड बी, ए कॉम्प्लीमेंट को मिला के। तो ये जो हम पूरा हिसाब देखते हैं कि भाई मिलके तो वो सैंपल स्पेस ही होना है, दोनों को मिला लें तो हम सैंपल स्पेस पे आ जाएंगे। आई मीन टू से कि भाई दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम कंबाइन कर देवे तो यू आर गोइंग टू गेट अ सैंपल स्पेस। फिर एक दूसरे के वो कॉम्प्लीमेंट है, बॉयज इज कॉम्प्लीमेंट फॉर गर्ल्स, गर्ल्स आर कॉम्प्लीमेंट फॉर बॉयज, लाइकवाइज वी कैन से इन अवर नॉर्मल लैंग्वेज। Students, lastly, we are coming to the main and important part, that is a definition of probability. And in this definition part, everybody knows what is the formula for event. Now here the definition in the context of formula I am giving you. So probability of any event is going to be number of any event upon number of sampled space. Like for example, if A is an event, then the probability of A is going to be number of event A upon number of sample space. ये जो फॉर्मूला है ये आपको सबको पता है, समझ में आ रहा है? आई होप आप लोगों को ये प्रोबेबिलिटी का यहाँ तक का जो जर्नी है वो रिलेटिवली मैंने जो रखा है वो कुछ ना कुछ बातें बेसिक जोड़ते हुए मैंने ये सबको एक्सप्लेन किया है आपको। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने पूरा रिवीजन आज का ये जो लिया हुआ है वो मोर और लेस कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल बैकग्राउंड से लिया है, ज़्यादा टेक्निकली नहीं गया हूँ, नहीं तो मुझे इसको तो और एक लेक्चर चले जाता था। सो आई हैव कट शॉर्ट फ्यू थिंग्स एंड उसके हिसाब से मैंने इसको प्रेजेंट रखा है आपको कि भाई मुझे डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जाना है, जो कंसेप्ट मुझे एक्चुअली चैप्टर का सिखाना है उस पर हम आएंगे। तो इतनी बात करके मैंने तुम्हारे दिमाग में थोड़ा मैं वार्म अप कर दिया हूँ तुम्हारे दिमाग को प्रोबेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर कभी है, अभी मैंने टाइमिंग चेंज किया देखा कि नहीं सर ने? कल सुबह 8:30 to 10। Yes, tomorrow morning we are going to meet now. Every day we are going to meet at morning only, but MWF 10 o'clock और 10:15 onwards जो भी लेक्चर खत्म होता है उसके बाद, एंड ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे मॉर्निंग 8:30। समझ में आया? सर आज शाम को तो है। नहीं, मैंने ये मैसेज में क्या डाला था क्रिश? सर मंडे ऑनवर्ड, मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे 10 to 11:30, 10:30 to और ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे 8:30 to 10। ओके राइट। रोशनी समझा? कौन पूछा था? रोशनी। हाँ समझा, मतलब आज शाम को नहीं है भाई। यस सर। हाँ ठीक है।
सो वी आर एंडिंग अप दिस सेशन एंड टुमारो नेक्स्ट लेक्चर में जो मैंने बोला वहां से मैं मेन मुद्दा चैप्टर का शुरू करने वाला हूँ। जो अभी तक मैंने मेन मुद्दा शुरू नहीं किया है, ये थोड़ा बैकग्राउंड दिया था उसके पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको थोड़ा आगे प्रोबेबिलिटी चैप्टर में वो लिंक मिलनी चाहिए। जो 11 से पहले ये होता था यार कि भाई 11th और 12th दो उसमें बाइफरकेट नहीं करते थे उन लोग, उसमें कंटिन्यूटी रखते थे। ठीक है, अभी इन लोगों का जैसा सोचना, डेरिवेटिव को भी देखो ना उन्होंने बांट दिया, पहले ऐसा नहीं होता था, डेरिवेटिव को स्पेसिफिकली 12th में पढ़ते थे लोग। चलो कोई बात नहीं, लेट्स डू दैट वन। आप लोग आगे बढ़ते हुए इस चैप्टर को कंसिडर करेंगे। कल का एग्जाम कैसा रहा? कृति, अच्छा था सर। कृति, स्तुति, अच्छा था सर। आर्या, अच्छा था। देवंश्री, हाँ सर सारी हाँ, किन्होंने नहीं दिया इसमें से जो लोग अभी प्रेजेंट है? चलिए सबने दिया मतलब, फाइन, ठीक है। तो हियर वी आर एंडिंग, टुमारो वी विल मीट एंड स्टार्ट दिस पर्टिकुलर पार्ट। थैंक यू।